नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। मैं हूं इप्सिता और आप सबका स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश की बैकबोन है और सुपर क्लास वो क्लास है जो इस इकोनॉमी को मजबूती देने वाले लोगों को सामने लाता है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, जान है तो जहान है। आज के हमारे सुपर गेस्ट भी कुछ ऐसे ही हैं। वो एक नहीं दो हैं जो देश की इकोनॉमी में तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो हमारे समाज को स्वस्थ रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज हमारी शो की शान बनने जा रहे हैं प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिशियन और सर्जन डॉक्टर रवि गुप्ता जी और उनकी पत्नी डॉक्टर वर्षा गुप्ता जी, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता जी ने उन लोगों को फिर से पैरों पे खड़ा किया है जो कि अपनी उम्मीद ही खो चुके थे, और डॉक्टर वर्षा गुप्ता जी ने कोविड के दौरान बनाई गई वैक्सीन में अपना खास योगदान दिया। तो चलिए देखते हैं हमारे सुपर गेस्ट की कुछ झलक। होशियारपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे डॉक्टर रवि गुप्ता चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे। स्पोर्ट्स इंजरी के माहिर डॉक्टर रवि गुप्ता ने कई नामचीन खिलाड़ियों के करियर को बचाया। हेलो, नमस्कार जी, मैं लाफ्टर चैंपियन कॉमेडियन ख्याली। गुप्ता साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने मुझे एक नया जीवन दिया, नया अंदाज दिया। मैं बहुत इस दर्द से तकलीफ में था कि मेरा रोज़ कंधा उतर जाता था, लेकिन अब मैं खेलता भी हूँ, घूमता भी हूँ। सो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर, और हमारे जैसे कलाकारों का, खिलाड़ियों का इलाज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। An injury I suffered while playing handball changed the course of my life. My doctor told me that I couldn't play anymore or do any kind of strenuous activities because my knees couldn't handle it. And as Dr. Ravi, my guide, I overcame that fear and I stand here today stronger. उन्होंने देश धर्म से बढ़कर अपने प्रोफेशन को प्रमुखता दी। एक समय आया जब उनकी ये प्रसिद्धि सरहद पार तक पहुंच गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों के साथ ही उन्होंने कई जाने माने लोगों को पैरों पर खड़ा कर दिया। 97 पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टूर था इंडिया का। मुझे इंजरी हो गई थी और मेरे लिए अच्छा दिन था कि डॉक्टर रवि गुप्ता ने मेरी ट्रीटमेंट की, ऑपरेशन किया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 6 या 7 दिन का रेस्ट दिया और उन्होंने कहा जी आप वुड बी फाइन। डॉक्टर रवि गुप्ता ने कई विदेशी यूनिवर्सिटियों में फेलोशिप भी की। इतना ही नहीं, वो पंजाब ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे तथा इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के हेड सेक्शन के चेयरमैन भी रहे। पंजाब की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के वो सदस्य रहे। इसके साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सीनेट सदस्य भी रहे। डॉक्टर रवि गुप्ता की पत्नी डॉक्टर वर्षा गुप्ता ने भी माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त नाम कमाया। उन्होंने कोविड के दौरान बनाई गई वैक्सीन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर रवि गुप्ता और उनकी पत्नी वर्षा गुप्ता को उनके सफल करियर के लिए बहुत बहुत बधाई। सो प्लीज वेलकम चंडीगढ़ मोस्ट टैलेंटेड कपल डॉक्टर रवि गुप्ता जी और डॉक्टर वर्षा गुप्ता जी। तो चलिए बैठते हैं और करते हैं उनसे कुछ मजेदार बातें। हेलो सर, हेलो मैम, आपका स्वागत है हमारे सुपर शो द सुपर क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, मैम भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बायोलॉजी में इतने बड़े बड़े और भौकाली नाम क्यों रखे जाते हैं। मतलब एक सिंपल सी छींक है, मामूली सी छींक, उसको आप लोग इतना बड़ा नाम दे देते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हेलियोप्थेल्मिक आउटबर्स्ट। मतलब इतना बड़ा नाम, इतना बड़े नाम में तो बच्चे को 3 बार छींके आ जाए। और ऊपर से साइंटिफिक नेम्स की बात करें तो एक सीधा सा आलू है बेचारा, उसे सोलानम ट्यूबरोजम। इतना बड़ा नाम, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? देखिए, ऐसे है कि जो मेडिकल साइंसेज हैं हमारी, मोस्टली वो इंडिया में डेवलप नहीं हुई, विच इज़ वी कॉल एज मॉडर्न मेडिसिन। और इसीलिए जो है अलग अलग जो रीजन्स वर्ल्ड के हैं उनमें ये जो भी नाम रहे हैं लोकल, वो सारे इकट्ठे होके
और हम इंडियंस इससे यूज़ टू नहीं हैं। इनफैक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब हम MBBS करते हैं हमारे लिए भी ये बहुत मुश्किल होते हैं। तो हमारे देश की एंशियंट मेडिसिन बहुत अच्छी है, अगर हम उस पर डेवलप करते तो ज़्यादा अच्छा होता कि वर्ल्ड को हमारा आलू याद करना पड़ता, जबकि हमें अब ऑटोसोमल डोमिनेंट याद करना पड़ता है। इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी। जैसे मेरा फील्ड माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें तो बैक्टीरिया, पैरासाइट के इतने लंबे नाम होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी कहने लग जाते हैं कि मैम ये कैसे याद करें। तो वो थोड़ा सा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये याद तो करने पड़ते हैं। सर चलिए कोई बात नहीं, आपने इतने बड़े नामों के साथ डील कर ली, वही बड़ी बात है, और आप इतने बड़े डॉक्टर भी बन गए। सर तो फिर आपने बचपन से ही ये तय कर रखा था कि आपको डॉक्टर ही बनना है बड़े होके? इनफैक्ट ऐसा नहीं था, मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज़ मैं एक ऐसे एरिया से आता हूँ जिसको आम तौर पे लोग कह रहे थे कि बैकवर्ड एरिया है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था और हमने 10वीं की 11वीं की सिंपल स्कूलों से। हमारे गांव का एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे हम 4th क्लास तक पढ़े, और फिर जब कॉलेज में गए तब भी हमें ये मालूम नहीं था कि मेडिकल साइंसेज में घुसना है, अगर घुसना है तो कैसे घुसना है। तो हमारे बॉटनी के एक प्रोफेसर थे मिस्टर सेठी, जब हमारी प्री मेडिकल की प्रेपरेटरीज हुई तो उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। तो वो फाइनल एग्ज़ाम से रफली 1 महीना पहले की बात है। तो उन्होंने हमें बताया कि अब आपकी प्री मेडिकल हो जाएगी और इसके बाद आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको PMT बोलते हैं। तो एक्चुअल में हमें तब पता चला कि भी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसमें मैं एक और स्टोरी ऐड करना चाहता हूं कि आपने पूछा कि आप क्या बचपन से ही चाहते थे कि डॉक्टर बन जाऊंगा। तो हमने जब PMT दे दिया तो उसका रिज़ल्ट रफली आई थिंक 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद जब भी आता था तो अखबार में आता था। लोग आजकल जो है पहले ही अपना रिज़ल्ट के लिए इधर उधर फ़ोन घुमाते हैं, पता करते हैं। तो हम कसौली में थे, तब कसौली में अखबार आती थी 10-11 बजे। मेरे भाई का घर था वहाँ पे, हम वहाँ रहते थे। तो हम सवेरे अराउंड 11 बजे निकले कि अखबार लेके आते हैं। रास्ते में एक आदमी अखबार लेके आ रहा था, तो उससे हमने कहा कि हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं अखबार लेके। तो नीचे से हमने अपना रोल नंबर देखना शुरू किया। तो 10-15 मिनट लग गए क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। तो ऊपर की 3-4 लाइनें रह गई थी, तो हमने नहीं देखी। तो हमने सोचा कि हमारा तो हुआ नहीं है, हमने वो अखबार वापस कर दी। फिर जब हमने अपनी अखबार ली तो शाम को मैंने अपने ब्रदर को बोला कि हम ऊपर की 3-4 लाइनें भी देख ही लेते हैं। तो जब वो लाइनें देखी तो उसमें हमारा रोल नंबर था। तो एक्चुअल में तो हमने ये सोचा नहीं था कि हम कभी डॉक्टर बन जाएंगे। सर आजकल तो सबके पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं, सबके पास इंटरनेट है, 2 मिनट में पता चल जाता है कि किसका रिज़ल्ट आ गया, या फिर उस समय एग्ज़ाम है, 1 महीने पहले से पता होता है, सबको पता होता है। तो आपके समय में ये नहीं होता था क्या? शायद कुछ बच्चों में होता हो, बट तब इतना स्ट्रेस लेवल नहीं होता था लोगों का। आजकल लोगों का बहुत स्ट्रेस लेवल है बच्चों का। आपने सुना होगा कि कई बच्चे जो हैं अपनी जान तक ले लेते हैं अगर उनका रिज़ल्ट ठीक नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है हमारी अभी कुछ इसमें आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, तो तब ऐसा नहीं होता था। सर बहुत समय से ट्रेंड चल रहा है कि जो जिस भी प्रोफेशन में होता है वो उसी प्रोफेशन की लड़की से शादी करता है, और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स में। तो क्या आपने MBBS करते ही डिसाइड कर लिया था कि आपको डॉक्टर लड़की से ही शादी करनी है? एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, बट आई थिंक जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि ये सब प्री डेस्टिन्ड होता है। तो अगर मैं अपनी शादी की बात करूं तो इनके एक कज़न ब्रदर थे, वो डॉक्टर थे वहाँ पे पटियाला में। तो उन्होंने शायद इनको बताया अबाउट मी, एंड देन हर ब्रदर केम टू मी एंड देन दैट इज़ हाउ इट क्लिक्ड। तो ऐसा कुछ नहीं था कि भी मैंने डॉक्टर से ही शादी करनी है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू मैरी ए डॉक्टर एंड मैरी डॉक्टर वर्षा गुप्ता। सर जब आपने MBBS क्वालिफाई कर लिया था तो आपकी लाइफ तो बिल्कुल आसान हो गई होगी, बिकॉज माना ये जाता है कि जब MBBS हो जाए तब लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो मेडिकल का प्रोफेशन हो या जर्नलिज्म हो या इवन फिल्म इंडस्ट्री हो, तो आपको
ऊपर रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इजी तो कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जो MBBS की पढ़ाई है वो तो एक बेसिक स्टडी बन गई है। उसके बाद हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। फिर जो मेडिकल साइंसेज है वो एवरी मिनट चेंज होती है, नए नए ट्रीटमेंट आते रहते हैं, नई नई दवाइयाँ आती रहती हैं। अगर आप अप टू डेट नहीं रहते हो तो फिर जो है आप पीछे रह जाओगे। तो इजी तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई थिंक सबको मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सर, आप अपने पहले जॉब के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? देखो, जब मैंने MBBS और MS किया, MS के दौरान मेरी शादी हो गई थी और मेरे को याद है कि जब मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे MS के, तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स माय वाइफ it went into a family way and she went to her parents house, क्योंकि हम पटियाला में अकेले रहते थे। तो ये चंडीगढ़ आ गई कि यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी होगी। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जब, उस दिन मेरे को फ़ोन आया कि कोई सडन एमरजेंसी हो गई है और इनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ गया। तो मैं आफ्टर द एग्ज़ाम केम टू चंडीगढ़। तो शी हैड ऑलरेडी डिलीवर्ड ए चाइल्ड, बट द चाइल्ड वॉज़ वेरी सिक एंड शी वॉज़ वेरी सिक। तो हम उसको जल्दी से रश किया PGI में, और लकीली ओवरनाइट ट्रीटमेंट के बाद बच्चा हमारा सेफ्टी जोन में आ गया था एंड शी आल्सो सर्वाइव्ड। एंड देन आई केम बैक टू पटियाला एंड अपीयर्ड इन माय सेकंड एग्ज़ाम। तो जब मैं थर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मेरे को फिर से फ़ोन आया चंडीगढ़ से कि भी बच्चे को सेप्टिसीमिया हो गया और उसको इंजेक्शन शुरू हो गए। तो आई केम बैक अगेन, रश टू चंडीगढ़। तो वहाँ पे आके फिर मैंने देखा। और एक बात मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि MBBS के दौरान बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ाई की थी तब। तो मेरे को पीडियाट्रिक्स का भी पता था, जो बच्चों की स्पेशलिटी होती है। तो जबकि मैं खुद तो ऑर्थोपेडिक्स में कर रहा था, तो जब मैंने बच्चे को देखा तो मेरे को लगा कि इसको सेप्टिसीमिया नहीं है। तो मैंने वो इंजेक्शंस बंद करवा के फिर मैं इनको अपने साथ ही टैक्सी करके पटियाला ले आया। एंड देन आई अपीयर्ड इन माय एग्ज़ाम आल्सो, एंड लकीली हम लोग एग्ज़ाम के आई गॉट थ्रू द एग्ज़ाम एंड आई बिकेम द डॉक्टर। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सर, फिर आपका फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, फर्स्ट जॉब मैंने की थी अग्रसेन हॉस्पिटल पटियाला में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसमें मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्वाइन किया था। और सिंस इट वाज माय फर्स्ट जॉब और एक न्यू डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया था, तो ठीक चल रहा था हमारा। एंड आई वाज एबल टू सर्वाइव विद माय फैमिली, लिविंगहुड एंड एवरीथिंग। बट सडनली 1992 में, अगर सब लोगों को याद हो, कि पटियाला में बहुत फ्लड्स आए थे और हमारा हॉस्पिटल पूरा डूब गया था। इवन छत भी डूब गई थी हॉस्पिटल की। तो फिर हमारा 3-4 महीने बिल्कुल बंद हो गया। तो हमने सोचा कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे कि आई विल शिफ्ट टू दिल्ली। तो बट इन द मीन टाइम चंडीगढ़ में, एज द डेस्टिनी वुड हैव इट, नया मेडिकल कॉलेज बना था और वहाँ पे पोस्टें आई। तो फिर हम दोनों जने चंडीगढ़ आ गए थे। मैम, जब आपका पहला बच्चा हुआ था तो आपका बहुत ब्लड लॉस हो गया था और आप भी काफ़ी परेशान हो गए होंगे क्योंकि सही भी आपके पास नहीं थे। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी और अभी टाइम था बच्चा होने में, तो ये प्री मैच्योर मुझे पेन्स शुरू हो गई थी। और जब पेन्स हुई और ब्लड लॉस हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। मेरा ब्रदर बस ले गया डॉक्टर के पास और इन डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। फिर ये आ गए थे और उन दिनों तो काफ़ी परेशानी वाला टाइम रहा हमारे ऊपर, बट थैंकफुली भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और मेरा बेटा 31 ईयर्स का है। हाँ। सर, आपका एम्स में अपॉइंटमेंट हो गया था। आजकल तो सब लोग एम्स के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आपने उसे ऐसे क्यों छोड़ दिया? देखो, एम्स के पीछे तब भी भागते थे, लेकिन जब मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ इमीडिएटली आफ्टर माय MS, तो मेरी वाइफ जो थी, इनका MD आपका हो गया था माइक्रोबायोलॉजी में ना। तो इनका MD माइक्रोबायोलॉजी हो गया था वहीं पे, और इन्होंने वहाँ पे MD ज्वाइन करनी थी। और हमारा बच्चा तब कुछ दिनों का ही था। तो सिंस हम पटियाला में अकेले रहते थे, आई थिंक दैट वाज ए नीड ऑफ माय फैमिली। और एक बैलेंस रखना पड़ता है बिटवीन द प्रोफेशन एंड द फैमिली, एंड उस चक्कर में फिर मैंने
अपना एम्स छोड़ के मैंने पटियाला में अग्रसेन हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे सबको बोलना चाहता हूँ कि मेरे को उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है एक 100 मीटर की रेस नहीं है, लाइफ एक मैराथन है। एम्स छोड़ने के बाद मैंने खूब मेहनत की, ट्रेनिंग्स ली इधर उधर से, फॉरेन में कई कंट्रीज़ में गया। तो आज की डेट में मतलब आई विल से कि आई फील प्राइड इन सेइंग कि एम्स दिल्ली से भी कभी कभी पेशेंट रेफ़र होकर मेरे पास आ जाते हैं। तो लाइफ में मेहनत करनी चाहिए, फैमिली को देखना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उस दौरान हमारा बेटा भी 2 साल का हो गया और मेरी एमडी भी पूरी हो गई, तो डॉक्टर साहब ने सब कुछ देखा। तो जो आजकल बच्चे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा चुके हैं, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? फॉरेन कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम बात कर रहे हैं आई थिंक 90s, लेट 90s की और अर्ली 2000s की। तब इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ओपन नहीं हुआ था। हम पूरे वर्ल्ड से कम 20-25 साल पीछे चलते थे। तो मैं सबसे पहले ऑस्ट्रिया गया और वहाँ पे हमने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड टेक्निक्स सीखे। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया 2002 में, वहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी। फिर मैं जापान गया, फिर 3-4 बार मैं अमेरिका में गया। तो वो कुछ ना कुछ वहाँ से नई चीज़ें हम सीख के हमने अपने इंट्रोड्यूस किया पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए। लाइक मैंने मेडिकल कॉलेज में 28 साल नौकरी की, तो हमारे स्टूडेंट्स होते थे, उन्होंने भी वो बहुत सी चीज़ें सीखी जो कि मैं वहाँ से सीख के आया था। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही यूज़फुल एक्सपीरियंस था हमारा। ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी लंबा टाइम था आपका। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल था और उसमें मैं ये कहूँगा कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरे पेरेंट्स थे एल्डरली, तो ये पीछे से उनका ध्यान रखते थे। 1 साल मैं नहीं था यहाँ पे, बच्चे छोटे थे। तो ये सब मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अकेले का इसमें कुछ वो है, तो ये पूरी फैमिली का योगदान है उसमें। मैम, पैंडेमिक के बाद सबको पता चल गया कि माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, तो आजकल वहाँ पे क्या रिसर्च चल रही है? पैंडेमिक का, कोविड का बहुत फ़ायदा हुआ माइक्रोबायोलॉजी को। पहले इस सब्जेक्ट को सारे लेने से स्टूडेंट्स कतराते थे, सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लेना चाहते थे, बट उसका ये फ़ायदा हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी में बड़े सारे डॉक्टर्स अब आना चाहते हैं। हमारी सीट्स फुल जाती हैं हर साल। और जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, वायरसेस आजकल बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पहले तो ये कोविड वायरस ही आया और उसके बाद बहुत सारी और भी वायरसेस के ऊपर ध्यान जाने लग गया लोगों का। और जैसे जीका वायरस है, नोरो वायरस अभी आ रही है, और भी पुरानी वायरस जैसे डेंगू वायरस, और सब इसके अंदर और भी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, सीक्वेंसिंग इनकी हो पा रही है। तो इस पैंडेमिक का वायरसेस को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान हुआ। और अभी इन वायरसेस के ऊपर इतना ज़्यादा देशों में रिसर्च हो रही है कि बहुत ज़्यादा देश एक दूसरे से वायरसेस के लिए लड़ाई भी कर रहे हैं। जैसे सब अब ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने ये वायरस छोड़ा और अमेरिका उनसे लड़ रहा है कि आपने इसके ऊपर पूरा रिसर्च और पूरा हमें डाटा क्यों नहीं दे रहे। तो इट हैज़ रियली कम इनटू लाइमलाइट। इनफैक्ट मैं इसमें कुछ अगर ऐड करूं तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जो वॉर्स भी हुआ करेंगी लोगों में, वो शायद वेपन्स की बजाय बायोलॉजिकल वार्स हुआ करेंगी। तो ये भी रिसर्च की आपने बात की, तो बहुत सी कंट्रीज़ इस चीज़ पे रिसर्च कर रही हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हम वॉर में यूज़ कर सकते हैं ताकि दूसरी कंट्री के पास उसका कोई तोड़ ना हो। तो वायरसेस हैव बिकम रियली इम्पॉर्टेंट। मैम, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट क्या अब आगे आने वाली कुछ क्राइसिस के लिए तैयार है? वैसे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट वैसे हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, होना नहीं चाहिए, बट जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके कारण बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ रहे हैं और उनके देखने के लिए, उनकी डायग्नोज करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें मैं चाहूँगी कि बहुत सारी लैब्स अपडेट कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर हम डायग्नोज कर सकें कि कोई अनयूजुअल इन्फेक्शन है या अनयूजुअल फीवर्स हैं तो ये किस कारण से हैं, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। वो लैब्स हमारी अपडेट हो रही हैं इसके लिए।
सर, माना जाता है कि जो डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं और आपने तो इसे अपने प्रोफेशन में उतारा है, तो क्या आप अपने कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हर एक इंसान एक भगवान का रूप है। ये लोग बोलते थे, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आप दूसरे के लिए भगवान का रूप हो। सर, सुना है आपने एक ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर का इलाज किया था जिसने बाद में इंडिया को बहुत चैलेंजेस दिए थे, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखो, एक डॉक्टर के लिए सब पेशेंट बराबर होते हैं, चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो। ये चीज़ें हमारे बीच में नहीं आती जब हम इलाज करते हैं। आप अब्दुल रज़ाक की शायद बात कर रहे हैं। तो 1997 में मोहाली में एक मैच हो रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका का, जिसमें उनके चोट लग गई थी, काफ़ी सीरियस इंजरी थी। तो वो उनके साथ जो टीम डॉक्टर था उसने बोला था कि ये 2-3 महीने के लिए रेस्ट करेंगे, बट उसका कैरियर शुरू हुआ था तब। तो वो हमारे पास आए ओपिनियन लेने के लिए, हमने एक उनकी सर्जरी की। तो आई थिंक विद इन ए फ्यू डेज़ ही वेंट बैक टू द पिच, और उसके बाद वो ऑलराउंडर रहे। तो मैं तो इसका यही बोलूँगा कि आई फील प्राइड एज ए पेशेंट, ही वाज ऑलराउंडर एंड बहुत से मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। सर, हमारे शो में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ये देखिए स्क्रीन पर। हेलो, दिस इज़ अब्दुल रज़ाक। और 97 पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टूर था इंडिया का, और वहाँ पे मुझे इंजरी हो गई थी और डॉक्टर रवि गुप्ता, और लकली मेरे लिए अच्छा दिन था कि डॉक्टर रवि गुप्ता ने मेरी ट्रीटमेंट की, ऑपरेशन किया, और स्पोर्ट्स की इंजरी को वो समझते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ऑपरेट किया। और उसके बाद मैं फ़ौरन 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो गया। और हमारे जो फिजियो थे उनका कहना था कि अभी ये 2 महीने के लिए भी रेस्ट करेंगे, पर डॉक्टर रवि गुप्ता जो ज़बरदस्त स्पोर्ट्स इंजरी को समझते हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 6 या 7 दिन का रेस्ट दिया और उन्होंने कहा जी आप वुड बी फाइन, तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मैं खेला, तो उसमें अच्छा रिकवर हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर रवि गुप्ता हैं और ज़बरदस्त स्पोर्ट्स की इंजरी को और स्पोर्ट्समैन को भी समझते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि अभी उनको डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेडिसिन में अपॉर्चुनिटी मिली है। उम्मीद है कि इसमें ये अच्छा अपना रोल अदा करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर है। थैंक यू एंड थैंक यू रज़ाक। सर, मैंने तो सुना है कि सेलिब्रिटीज़ आपको एयरपोर्ट पे बुला लेते हैं। देखो, ऐसा कभी हो जाता है। बहुत साल पहले की बात है कि मैं चंडीगढ़ से कोयम्बटूर जा रहा था और मेरे को बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर हीरोइन है यामी गौतम, उनका फ़ोन आया कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, पेन हो रही है एंड शी वांटेड टू कंसल्ट मी। तो मैंने लकीली बॉम्बे में मेरी ब्रेक थी कनेक्टिंग फ़्लाइट की, तो मैंने उनको बताया। तो वो कहती है अंकल मैं एयरपोर्ट पे ही आ जाऊंगी। तो शी केम टू द एयरपोर्ट, तो मैंने उसको देखा, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। और मेरे बैग में मेडिसिन भी थी, लकीली मैंने उनको मेडिसिन दी। तो उन्होंने मेरे को खैर घुमाया भी, 2 घंटे थे ब्रेकिंग उसमें फ़्लाइट में नेक्स्ट में। तो हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, उनके फादर हैं मिस्टर मुकेश गौतम, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। सर, सारे लोग सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागते हैं और सेलिब्रिटीज़ जब आपके ऑपरेशन थिएटर में ऐसे लेटे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? देखो, इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमारी सोसाइटी का क्राउन है, तो हमें उनको रिजल्ट्स भी देने हैं। तो एक तरह से आपको मज़ा भी आता है कि भी आप उनके इन टच हो, बट दैट एड्स टू लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो आई थिंक इट्स ए गुड फीलिंग, यस। अभी तो वो इनके भी इन टच हैं, ऑलमोस्ट जितने भी सेलिब्रिटीज़ जो हैं बॉलीवुड के हमारे हैं, कई सारे हैं, तो वो ये इनके से भी इन टच रहते हैं। सर, पेशेंट्स को जब ऐसा फील करवाया जाएगा कि बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, तभी तो वो जल्दी रिकवर हो पाएंगे। आई थिंक जो हमारा मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जिसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज की डेट में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बट अगर हम उसको पूरी तरह से फॉलो करें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी फैमिली बन जाती है।
बहुत सी चीज़ें ऐसी पेशेंट तुम्हारे साथ शेयर करता है जो कि वो अपनी क्लोज फैमिली रिलेटिव से भी नहीं शेयर करना चाहता, तो उससे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आई थिंक दे बिकम ए फैमिली इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर वैल्यूज़ एंड एथिक्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। सर अभी सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है तो मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है, मुन्ना भाई MBBS। उसमें एक सीन था कि एक पेशेंट तड़प रहा होता है और उसकी मम्मा ऐसे जहाँ पे लाइन में खड़ी होती है कंसेंट फॉर्म भरने के लिए, और डॉक्टर ये बोल रहे होते हैं कि जब तक कंसेंट फॉर्म नहीं भरेगा तब तक वो उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है? हाँ, कभी कभी हो जाता है। मेरे को एक एग्जांपल याद आ रही है कि भी एक आर्मी ऑफिसर थे, वो ही वाज क्रश्ड बिटवीन द ट्रक एंड द वॉल। जब ट्रक को बैक कर रहे थे कोई लोग, तो उसको पुलिस उठा के हमारे पास लेके आई। यंग ऑफिसर थे, बहुत सिक थे, सांस भी नहीं ले पा रहे थे, तो हमने उनको इंट्यूबेट किया और ट्यूब से और गुब्बारे से उसको सांस दे रहे थे। तो लेकिन अगर हम उसका ऑपरेशन बहुत जल्दी नहीं करते तो शायद हम उन्हें ना बचा पाते। और ऑपरेशन के लिए कंसेंट ज़रूरी होता है, हमारे देश का कानून कहता है, वर्ल्ड में भी यही कानून है। तो लेकिन उनके रिलेटिव नहीं थे कंसेंट देने के लिए और ख़ुद वो बेहोश थे। तो हमने फिर एक उसका तरीका निकाला कि हमने 3-4 जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन सब के साइन करा के हमने खुद ही कंसेंट दे के खुद ही उसका ऑपरेशन किया और उसको हम बचा पाए थे। तो ऐसे आ जाते हैं। आई थिंक हमें सबको वो जो है एक तरीका ढूंढना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशंस तो आती हैं। जी बिल्कुल। सर मैंने सुना है कि कई बार आपके पास कॉमेडियंस भी इलाज करवाने के लिए आ जाते हैं, तो क्या आप उन्हें एनेस्थीसिया देते हैं या फिर आप चुटकुले सुनते रहते हैं? देखो, जो ह्यूमन बॉडी है वो सबकी सेम है। तो अभी कुछ साल पहले हमारे पास ख्याली जी आए थे, जो कि बॉलीवुड में भी काफ़ी फिल्मों में आते हैं और बड़े जाने माने कॉमेडियन हैं। तो उनके कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम थी, हमने सर्जरी की। लेकिन ये लोग जो होते हैं बहुत ही लाइट हार्टेड होते हैं। मेरे को याद है कि सर्जरी के इमीडिएटली बाद जब रिकवरी रूम में गए तो उन्होंने वहीं पे एक जोक सुना दिया था। तो इसलिए हर तरह के एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। ऐसे ही अनुपम खेर एक बार आए थे मेरे पास, तो वो भी इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं कि आज तक मतलब मेरे टच में हैं और वो मतलब बहुत ही ह्यूमैनिटी की वैल्यू करते हैं। ये लोग बहुत हम्बल हैं। डॉली मैम, डॉली आलूवालिया हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जो हैं, बट आई थिंक बेसिक थिंग यही है कि जो लोग ऊपर जाते हैं बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो। जी सर, ख्याली सर ने आपके लिए एक सरप्राइज़ भेजा है। हेलो नमस्कार जी, मैं लाफ्टर चैंपियन कॉमेडियन ख्याली। और मुझे सारे लोग बोलते हैं जी आप स्लिम रहते हो, आप फिट रहते हो। मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक़ है और इसी खेलने कूदने के दौरान मेरा ये कंधे में झटका लगा और ये उतरना शुरू हो गया था काफ़ी। जब भी मैं कोई खेलता था, कूदता था, उतर जाता था। तो डॉक्टर रवि गुप्ता जी से चंडीगढ़ में मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा ये ऑपरेशन किया। बड़ा बाकी लोगों ने मुझे डरा दिया था कि जी ये पूरा खोलना पड़ेगा शोल्डर और बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन वो 3 टांके ही लगे और उन्होंने ऐसा फिट कर दिया कि अब मुझे इसको खेलने घुमाने में और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। सो याद आ जाती है, आज भी वो दिन याद आ गया जब मेरा आज के दिन 4 साल पहले आपने ऑपरेशन किया था। तो मेरी ये चौथी ऑपरेशन, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सरी बोलूँ या ऑपरेशन डे बोलूँ। तो गुप्ता साहब बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने मुझे एक नया जीवन दिया, नया अंदाज़ दिया। मैं बहुत इस दर्द से तकलीफ़ में था कि मेरा रोज़ कंधा उतर जाता था, लेकिन अब मैं खेलता भी हूँ, घूमता भी हूँ। और ख़ास करके स्पोर्ट्स के लिए आप वरदान हैं एक तरह से। जोड़ रोग की या कंधे की, घुटने के जोड़ की जो ज़्यादातर समस्याएं हमारे खिलाड़ियों में आती हैं। सो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर, थैंक यू। आप इसी तरह से ये एक नई पद्धति का जो ऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी है जोड़ रोग की, वो आप आगे बढ़ाएं, फुलें और हमारे जैसे कलाकारों का, खिलाड़ियों का इलाज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, and Khyali is, I think, very nice person. Thank you for the nice words. he is really nice. In fact, जब मेरे को ये भी याद है, जब उनको छुट्टी हुई थी तो वो अपनी पूरी टीम लेके एक बुके लेके इनको देने हमारे घर आए थे। हाँ। सर आप होशियारपुर के गांव के रहने वाले हैं, तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही? मतलब क्या मुश्किलें आई आपको वहाँ पर? देखो, प्राइमरी स्कूल गांव में था,
जो हमारा गांव था उसके चारों तरफ बरसाती नाले थे जिनको लोग चो बोलते हैं। तो बरसात के दिनों में उनमें बहुत पानी आ जाता था और हम होशियारपुर से कट ऑफ हो जाते थे। 5वीं से 11वीं क्लास जो है मैंने होशियारपुर में की। तो हम लोग सुबह कई बारी 5 बजे चलना पड़ता था 9 बजे स्कूल पहुंचने के लिए, और पानी के बीच में से हम पैदल चल के निकलते थे। तो वो मुश्किलें थी। कई बार एक बार ऐसा भी हुआ कि हम जब स्कूल पहुंचे तो 3 बजे स्कूल पहुंचे और मेरे को लगता है 4 साढ़े 4 शायद छुट्टी होती थी। तो मास्टर जी हमारे कहते कि भाई आप ना ही आते, इससे अच्छा तो आप लेट क्यों आए हैं। तो हमने उनको बताया कि जी ऐसे वो बीच में चो आता है और बरसात बहुत हो रही थी, तो ऐसी मुश्किलें आती थी। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इन मुश्किलों का भी लाइफ में फ़ायदा होता है। तो आपकी जो कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ जाती है मुश्किलों के साथ, क्योंकि मुश्किलें तो पार्ट हैं तुम्हारी ज़िंदगी का, तो इसलिए वो फ़ायदा होता है आपको। फिर आप होशियारपुर से कसौली कैसे चले गए? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हमारा प्री मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ और अभी पीएमटी होना था 2-3 महीने बाद, तो मेरे फादर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई रोपड़ की। अब पीएमटी की तैयारी तो मतलब बहुत ही एक सीरियस इशू है जो लोग घर में बैठ के करते हैं। तो लेकिन उनको जो है हमने सबने ट्रक में सामान अपना लाद के हम रोपड़ आ गए। उनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता था। जैसे ही हमने ट्रक से सामान उतारा और उनका रेजिडेंस जो था वो हमने खोला, तो अंदर उनके ऑर्डर्स पड़े हुए थे कि उनकी ट्रांसफ़र लुधियाना हो गई है। तो अब ये तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि अब लुधियाना जाएं, क्योंकि लुधियाना में घर भी नहीं मिला था। तो मेरे फादर जो हैं वो अकेले ही लुधियाना चले गए अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे पास अब रोपड़ तो रह नहीं सकता था, होशियारपुर छोड़ चुके थे, क्योंकि रोपड़ का तो हमारा रेजिडेंस है नहीं ऑफिशियल। तो फिर मेरे ब्रदर रहते थे कसौली में, तो मैं फिर उनके पास चला गया और फिर मैंने अपनी पीएमटी की तैयारी कसौली में रह के करी थी। हिज एल्डर ब्रदर। सर, पेरेंट्स का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। आप दोनों प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, तो आपके बच्चे इस प्रोफेशन से अलग क्यों हैं? देखो, जो मेडिकल प्रोफेशन है ये एक बहुत लंबा प्रोफेशन है, और मैं ये भी कहूँगा कि आपको सारी ज़िंदगी पढ़ाई करनी पड़ती है अप टू डेट रहने के लिए। तो हमारे बच्चों ने बचपन से देखा कि दोनों डॉक्टर हैं और कितनी मेहनत करते हैं। और फिर आजकल जो है, आजकल की सोसाइटी में पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। जो पैकेजेस हैं बच्चों के, वो इंजीनियरिंग में, एमबीए में बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, इवन लॉ प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि आजकल जो डॉक्टर पेरेंट्स हैं उनके बहुत से डॉक्टरों के बच्चे जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में जाने की बजाय और प्रोफेशंस में जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो उनकी मदर हैं ये हमेशा से ही इस ख्याल से थी कि इनको हमने इंडिपेंडेंट चॉइस देनी। मेरे बच्चों ने दोनों ने जो चूज़ करा, बड़े ने चूज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, एमबीए करनी है, तो थ्रू इंजीनियरिंग ही जॉइंड एमबीए। और छोटा तो शुरू से ही लॉयर बनना चाहता था, तो हमने उनको खुली छुट्टी दी कि आप अपना पैशन और जो प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हो करो। एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव रियली एक्सेल्ड वेल। जी बिल्कुल, जब कुछ मन से किया जाए तब वो बिल्कुल सक्सेसफुल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बड़े बेटे ने बिट्स पिलानी के बाद एमबीए किया बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से, अब वो फेसबुक में है। और छोटे बेटे ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर से लॉ करने के बाद अभी वो ऑक्सफोर्ड में हायर स्टडीज़ के लिए गया हुआ है। तो आई थिंक ठीक है, प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन आपको मेहनत करके उसमें एक्सेल करना है। सर, आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है जो कि बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे कि अब तो मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, बट आपने उन्हें ठीक किया। और उनमें से एक पेशेंट थी आपकी दिव्या, तो आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? देखो, दिव्या चड्ढा एक बहुत प्यारी बच्ची थी। 2005 की बात है कि 17 साल में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के निकली अपना इंजीनियरिंग का, शाहबाद मारकंडा या कुरुक्षेत्र से थी। तो वो हाईवे पे एक बहुत हाई स्पीडिंग व्हीकल ने उसको हिट किया और उसका जो हिप जॉइंट था वो बिल्कुल चूर चूर हो गया था। तो वो उसको लेके कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में भी गए उसके पेरेंट्स। तो मोस्ट ऑफ दी जगह पे यही उनको बताया गया कि शायद ये अब नॉर्मल नहीं चल पाएगी। बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत प्रेटी लड़की थी। जब वो हमारे पास आई तो
हमने उनको बोला कि देखो अगर हम नहीं कुछ करते तो ये तो बेड पे रहेगी या व्हील चेयर पर रहेगी, लेकिन अगर हम सर्जरी करें, शायद 3-4 सर्जरीज़ हों और सर्जरी के रिस्क भी होते हैं, तो उम्मीद है हमें कि ये खड़ी हो जाएगी, लेकिन रिस्क हैं सर्जरी के। उसके फादर बहुत बोल्ड थे और उसकी मदर बहुत बोल्ड थी। उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम लोग ऑपरेट कराएंगे। तो लकीली हमने उसकी 3 सर्जरीज़ की और 3 सर्जरीज़ के बाद आज आई एम सो प्राउड टू से कि 2005 में 17 साल की थी, तो अब ऑलमोस्ट 17 ईयर्स और हो गए हैं। उसको देख के कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसके कभी चोट लगी थी। एंड शी इज़ सो टॉल, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, बहुत अच्छा पैकेज है, मेरे से भी बेटर पैकेज है उसका, राइट। सो आई फील सो प्राउड ऑफ हर। सर मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोग ये मना भी कर रहे थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, तब भी आपने रिस्क लिया था। देखो मैं इसको रिस्क नहीं बोलूँगा कि हमारे पास चॉइसेस क्या थी। एक चॉइस ये थी कि वो व्हील चेयर पर रहेगी, दूसरी चॉइस ये थी कि अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन के रिस्क हैं, लेकिन हमारे पास उम्मीद भी है कि वो जो है शायद नॉर्मल हो जाए। आफ्टर टॉकिंग टू दी पेशेंट्स और उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद ये एक हमारा जॉइंट डिसीजन था कि हम ऑपरेट करेंगे। सर आप एक सेलिब्रिटी सर्जन हैं और अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन आपसे ही इलाज करवाना चाहता है तो वो आप तक कैसे पहुँचे, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हैं। देखो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे मीडियाज़ हैं जो कि आम आदमी भी चला जाता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इनका टाई अप होता है स्पेशल रेट्स का। और फिर जो है आने वाले टाइम में आई विल सजेस्ट दैट एवरी इंडियन उनकी इंश्योरेंस करानी चाहिए सबको अपनी, सो दैट कि गवर्नमेंट सेटअप इज़ वेरी गुड, बट गवर्नमेंट सेटअप में रश बहुत ज़्यादा होता है। कई बारी जो है आपको वहाँ पे टाइमली जो है ट्रीटमेंट के लिए वेट करना पड़ सकता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए। तो इसलिए हाँ कॉर्पोरेट महंगा ज़रूर होता है, बट यू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें होने की बजाय और हमें कोई ना कोई तरीका मिल जाता है कॉर्पोरेट में। और ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, कोई पेशेंट आ जाते हैं जिनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है, तो हम कॉर्पोरेट वालों को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें वो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। सर नीट का एग्ज़ाम मई में कंडक्ट होने वाला है और स्टूडेंट्स कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतना टेंस्ड हो जाते हैं कि वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ को वन शुड टेक एज इट कम्स। तो हमें सबको मेहनत करनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि इतनी ही सीटें हैं, अगर कोई उसमें नहीं क्वालिफाई हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट कम है, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं जब हम एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। चांस की बात भी होती है और मेरे पास ऐसी सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं कि कोई बच्चा जो चाहता था वो नहीं बन पाया, नीट नहीं कर पाया, तो लेकिन उसके बाद जो उसने किया वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो नीट का एग्ज़ाम दो, तैयारी करके दो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अगर आप में दम है तो आप उससे कम कुछ नहीं करोगे। लाइफ विल गिव यू बेटर देन दैट। सो दिस इज़ माई मैसेज टू देम। सर हमारे शो का एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका तेज़ी से जवाब देना होगा। जी जी बिल्कुल। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ही है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हेमा मालिनी। एक्चुअल में इनकी शक्ल भी उनसे बहुत मिलती है, तो मैं तो इनको हेमा मालिनी ही मानता हूँ। जी ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन मैम से है, मैम आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्चुअली पुराने ज़माने में देखा जाए तो विनोद खन्ना, और अगर आजकल के देखें तो रणबीर कपूर। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि आप दोनों की फेवरेट कार कौन सी है? एक्चुअल में मेरी कोई ऐसी फेवरेट कार नहीं है। आई एम वेरी नहीं, मैं बताती हूँ, इनोवा क्रिस्टा। फोर्थ क्वेश्चन बट आई ड्राइव जीप। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, आप दोनों का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? मेरे को कसौली बहुत पसंद है। कसौली बहुत अच्छा है, बट अभी हम कुंभलगढ़ जाके आए हैं, दैट इज़ इन राजस्थान, वो भी बहुत अच्छी जगह थी।
I feel it's the company which you enjoy more than the place. जी बिल्कुल। 5th क्वेश्चन है, आप दोनों का पसंदीदा गायक कौन है? मोहम्मद रफ़ी। आपका भी? किशोर कुमार। और आप दोनों का फेवरेट शो कौन सा है? मैं टीवी नहीं देखता ज़्यादा। डॉक्टर साहब तो बहुत कम, सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, और मैं तो कुछ भी देख लेती हूँ, मुझे सभी अच्छा लगता है, गाने देखना बहुत अच्छा लगता है। और मैम आपको डिश सबसे बढ़िया कौन सी डिश बनानी आती है? मैं एक मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाती हूँ मटर डाल के, और वो काफ़ी, जैसे जो भी मेरे घर आता है वो कहता है कि वही वाली पकौड़ियाँ बनाओ। ओके। और सर आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं वेजिटेरियन हूँ और राजमा मेरे को अच्छे लगते हैं। मूंग की पकौड़ी अच्छी नहीं लगती? एक्चुअल में मैं आपको फैक्ट बता दूँ, जी बिल्कुल। होता ये है कि ये अक्सर मेरे से पूछती हैं कि आप क्या खाओगे, तो मैं इनको बताता हूँ कि आज राजमा बना लो, तो ये कहेंगे कि राजमा तो कल भी खाए थे या परसों भी खाए थे, तो कुछ और बना लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो बना लो। तो एक्चुअल में बनता वही है जो ये चाहती है। आप दोनों का फेवरेट शो कौन सा है? शो का नाम द सुपर क्लास। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। सर अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको उनके बारे में बताना होगा, वो स्क्रीन पर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फोटो है स्क्रीन पर। देखो, ये हिमाचल की गवर्नर थी मिसेस उर्मिला सिंह, और ये एक बार शाम को एक ऑर्डिनरी कार में एज ए गवर्नर शी केम टू माय हाउस, और आके इनके साथ एक छोटी बच्ची थी, इनकी ग्रैंड डॉटर। तो इन्होंने बताया कि ये ठीक नहीं हो रही, एम्स, दिल्ली, पीजीआई सब जगह दिखा चुकी हैं। तो लकीली कुछ उसको खास प्रॉब्लम नहीं थी, तो सिंपल सा हमने ट्रीटमेंट दिया और वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद ये गवर्नर हाउस की फ़ोटो है, इन्होंने मेरे को गवर्नर हाउस बुलाया था और मेरे को फेलिसिटेट किया, अपने साथ कुल्लू लेके गई थी, कुल्लू दशहरा इन्होंने इनॉग्रेट करना था। तो ये वो वाली फ़ोटो है। ओके। अब सेकंड फोटो है स्क्रीन पे। ये फ़ोटो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के 26 जनवरी फंक्शन की है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइज़र थे मिस्टर विजय देव, वो मेरे को फेलिसिटेट कर रहे हैं फॉर बेस्ट सर्विसेज टू द सोसाइटी, और वो मेरे को उन्होंने अवार्ड दिया था, स्टेट अवार्ड। तो ये वो वाली फ़ोटो है। अब है थर्ड फोटो स्क्रीन पे। मैम आप बताइए। ओह, ये कायरो की फ़ोटो है। अभी हम डॉक्टर साहब की कॉन्फ्रेंस थी दिसंबर में, फर्स्ट वीक में, तो हम इजिप्ट गए थे और बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। कायरो बहुत हिस्टोरिकल टाउन है बड़ा। ओके। अब फोर्थ फोटो है स्क्रीन पर। ये मेरे स्कूल की फ़ोटो है, ये गांव का हमारा बचपन का स्कूल है। तो और बच्चे हैं, मैं बैठा हूँ इसमें, तो ये स्कूल की फ़ोटो है। अब है फिफ्थ फोटो स्क्रीन पर। ये आज से अराउंड 10 इयर्स बैक अमेरिका में मैं एक फेलोशिप पे था, और हमारा एक मेडिकल जर्नल है, जर्नल ऑफ बोन एंड जॉइंट सर्जरी, उसके बहुत बड़े एडिटर रहे हैं ये उनके साथ मेरी फ़ोटो है। ओके सर, सारी फ़ोटोज़ हो गई हैं और आपने उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर बातें तो होती ही रहेंगी, पर हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले बजे बाजे। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर दबेगा, और अगर गलत दिया तो रेड बजर दबेगा। सही जवाब देंगे? जी चलिए शुरू करते हैं सर। आप तैयार हैं? जी जी जी। मैम आप भी? जी। ठीक है, तो आप दोनों को इसके जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों ही मेडिकल फील्ड में हैं, तो आप दोनों में से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? यही है इंटेलिजेंट तो। सर आपने तो कंप्यूटर में वायरस ही घुसा दिया, बेचारा ग्रीन भी बजा रहा है और रेड भी बजा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर कभी आप खून को देखकर बेहोश हुए हैं? बिल्कुल नहीं। रेड बजर दब रहा है सर। देखो ऐसा है, ड्यूरिंग MBBS डेज एक बार मेरा एक फ्रेंड था, बड़ा क्लोज फ्रेंड, उसके इंजरी हो गई थी, तो ब्लीडिंग हो रही थी, एंड जब उसके टांके लग रहे थे आई फेल डाउन। तो ऐसा 2 बार और भी हुआ है, तो बजर ठीक है आपका। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब अब आंसर सही है। तो आप हड्डियों के डॉक्टर हैं,
क्या आपके घर में कभी किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम हो गई हो और आपने सरसों के तेल में हल्दी और चूना मिला कर लगाया हो? मेरा मतलब है कि देसी नुस्खे अपनाए हो। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बट कभी कभी मेरे कहीं पेन होती है तो ये कोई लाल तेल पता नहीं कोई लगाती हैं ये, जो मेरी मदर ने मुझे दिया था। ओके, ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। सर, नशे में इंसान सच बोलने लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हो और वो आपके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करने लग गया हो? ये बात सही है कि जब नशा होता है, चाहे वो एनेस्थीसिया का हो, तो सोशल इनहिबिशन ख़त्म होने के बाद पेशेंट कुछ भी ऐसा बोल देता है जो कि वो सोशल लाइफ में कभी नहीं बोलेगा। तो ऐसा हुआ है। ग्रीन बजर दब रहा है। क्या आप भी प्लासीबो इफेक्ट पे विश्वास रखते हैं? प्लासीबो इफेक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, क्योंकि 90% बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाती हैं, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई साधु है, संत है, लोग उसके पास जाते हैं, हर बीमारी के लिए एक ही पुड़िया देते हैं वो। तो 90% लोगों ने तो वैसे भी ठीक हो जाना था। तो वो एक प्लेसिबो इफेक्ट ही है जो कि वहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो मेडिकल साइंस प्लेसिबो इफेक्ट को बिल्कुल ठीक मानती है और मैं भी ठीक मानता हूँ। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब फिर से आंसर सही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। आपने तो बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन भी किया है, लोगों की दर्द, तकलीफ, यहाँ तक कि मौत को भी देखा है। तो आप लाइफ की इम्पोर्टेंस के ऊपर अपना क्या विजन रखते हैं? देखो, लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है असली, वो यही है कि हम लाइफ को स्पॉन्टेनियसली लें, एज इट कम्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एथिकल रहें, सच बोलें, लोगों को चीट ना करें। अगर हम ये सब कुछ करें तो हमें स्ट्रेसेस नहीं होंगे लाइफ के। मेहनत करें, अपना जो भी काम है उसको पूरा दम से करें। यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने हमारे दर्शकों को सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे शो में आए, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आपने हमारे दर्शकों को भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, संदेश दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू, थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।